Now we are moving ahead. Uh, now we will see कि militant nationalism या फिर revolutionary nationalism का rise क्यों हुआ। सीधी सी बात है यार, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट था। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई। अब अंग्रेजों ने तो पीठ तोड़ दी मार मार के, क्योंकि इतनी माइटी इंपीरियल फोर्स थी वो। तो अब क्या होगा, उन लोगों ने मासेस को एक बेसिकली कह लो कि एक उसमें डाल दिया है ना, कि एक मोल्ड में डाल दिया कि भाई, मतलब बेसिकली मासेस जहाँ पे दिखते थे मारो। तो फिर अब क्या होगा, अब एक इंडिविजुअल अपने घर से निकलेगा और वो बम मारेगा, तो उसी को कहते हैं मिलिटेंट या फिर रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, आगे देखते हैं। The cause of growth of extremist or militant nationalism are remarkably similar to causes of the rise of nationalism in India. Leaders such as Tilak, Ashwini Kumar Dutt, and others have been involved in spreading militant nationalism since its inception. Swadeshi movement's leadership shifted from moderate to extremist like Bipin Chandrapal, Arbindo Ghosh, Tilak and others. ठीक है, हमको दो ऐसे होता है ना कि हर एक मूवमेंट या फिर हर एक आइडियोलॉजी का एक गॉडफादर होता है। तो वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी उसने मिलिटेंट नेशनलिज्म को हवा दी। कराची क्रॉनिकल देखते हैं ये क्या लिखते हैं। ये रहा, लिखा है कि व्हाट वन एशियाटिक हैज डन अदर्स कैन डू। इफ जापान कैन डर्ब रशिया, India can derb England with equal ease. Let us drive the British into the sea and take our place side by side with Japan among the great powers of the world. बढ़िया है ना। कराची क्रॉनिकल का आप ये मिलिटेंट नेशनलिज्म का क्वेश्चन आएगा तो ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि रीजंस बिहाइंड इमरजेंस क्या थी भाई। मॉडरेट का फेलियर, ये तो सबसे बड़ा रीजन था। ठीक है, कर्जन, जैसे होता है ना कि भाई, कहते हैं ना किसी को इतना भी मत तंग करो कि वो तंग होना बंद हो जाए। तो कर्जन की एंटी कांग्रेस अप्रोच, ठीक है, या या फिर प्रो इंपीरियल एंड एंटी इंडिया अप्रोच। एलीट नेचर ऑफ कांग्रेस, तो लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ किसकी है, वो जमींदारों की है और अपर मिडिल क्लास की है। जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल मिडिल क्लास है, उनके लिए कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इनइफेक्टिवनेस ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 आया, लेकिन उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई और अंडरमाइनिंग द फेथ इन मॉडरेट स्ट्रेटजीज। तो बेसिकली वही है कि फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स एंड फेथ, फेलियर ऑफ मतलब लोगों का जो फेथ है मॉडरेट्स में वो जा रहा है। आप देख रहे हो कैसे हमेशा एक ये जो किताब है, ये जो बुक है, ये पास्ट से जोड़ रही है और फ्यूचर से जोड़ रही है। जो मतलब ब्रिटिश एक्शंस थे, सॉरी, पास्ट में इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 आया, वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज़ील थी उसको शांत नहीं कर पाया, तो स्वदेशी मूवमेंट होती है। स्वदेशी मूवमेंट को रोका तो फिर इंडिविजुअल सैक्रिफाइसेस होते हैं, जिसको कि मिलिटेंट नेशनलिज्म कह लेते हैं। मिलिटेंट नेशनलिज्म को रोकने के लिए पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आए। आप देख रहे हो कैसे वो एक्ट से जोड़ रही है, जो कि पीछे एक्ट आ रहे हैं। चलिए, ग्लोबल इंस्पिरेशन थी, हमेशा ये लिखना है, स्वदेशी मूवमेंट हो या मिलिटेंट नेशनलिज्म हो, बार बार ये लिखना है कि कैसे जापान ने रशिया को हराया। राइट, एक एशियन पावर ने एक यूरोपियन पावर को हराया, जिसने ये दिखाया कि यूरोपियंस आर नॉट ऑल सुप्रीम। इथियोपियन वॉर में जो ट्राइबल्स थे उन्होंने इटली की आर्मी को हराया, जिसने ये दिखाया कि जो वेस्टर्न रेशियल सुपीरियोरिटी है, इट इज़ अ मिथ। इसके बाद क्या हुआ, हास्ट रिप्रेशन। कि मैंने कहा था ना कि स्वदेशी मूवमेंट में इन लोगों ने क्या करा भाई, इन लोगों ने लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, इनको डिपोर्ट कर दिया। तिलक जी को जेल में डाल दिया। के मित्रा एंड अश्विनी कुमार दत्त, इनको भी एग्जाइल डाल दिया था। एंड तिलक वॉज जेल्ड फॉर 6 years इन द सेम ईयर। तो अब क्या होगा, अब ये होगा ना कि लोग इनका बदला लेने आएंगे। जो इनके फॉलोअर्स हैं वो कहेंगे कि हम इनको तो नहीं छुड़ा सकते, बट अंग्रेज़ों की नाक में दम कर देंगे, ताकि ये फिर से हमारे तिलक साहब या लाला लाजपत राय को पे हाथ डालने की कोशिश न करें। राइट, इसी के साथ साथ राइजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस, ग्रोइंग नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स लेड टू इंडियंस टू रिजेक्ट ब्रिटिश रूल एंड द आइडिया ऑफ वाइट मैन बर्डन। इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ड्यूरिंग कर्जन्स रेन, पार्टीशन ऑफ बंगाल अकर्ड एंड इट बिकेम द मोस्ट important rallying movement in the history of Indian liberation fight। तो ये कह रहे हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था ना, उसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट आई
और उसकी वजह से पॉलिटिकल अवेकनिंग बहुत लोगों की हुई। और वो एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था इंडियन लिबरेशन फाइट की, या फिर इंडियाज फाइट फॉर लिबरेशन। बाकी दूसरे इवेंट्स क्या थे भाई? दिल्ली दरबार होता है 1911 में, तो इट फ्यूल्ड पब्लिक आउटरीच। क्यों? क्योंकि उस समय पे फेमाइन हो रहा था, है ना? और ये ग्रैंड दरबार होस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। इसी के साथ साथ म्यूनिसिपल एक्ट है, जहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं, है ना, उनकी मेजोरिटी रखी जाएगी और लोकल्स का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। एंड यहाँ पे लिखा है फेलियर ऑफ अर्ली मिलिटेंट नेशनलिस्ट, क्योंकि वो लोग ना बस ऐसे कर रहे थे कि मतलब बस आओ, मतलब उनका ये था कि अगर मान लीजिए कि ये इतनी बड़ी एक दीवार है, कॉलोनियल माइट है, हम बस इस पे ब्रैंडमली बम मारेंगे कि कहीं ना कहीं तो कुछ टूटेगा, है ना? तो इनका कोई वो नहीं था, मतलब कि मतलब वो जनरल पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर रहे थे, वो बस एक वैलर डिस्प्ले कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वैलर से आज़ादी नहीं आती, आज़ादी आती है जब सोसाइटी अपना वैलर डिस्प्ले करती है, जो कि गांधी जी के नीचे हुआ। इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या था भाई? यहाँ पे लिखा है ना, असैसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ, बॉम्बिंग कैंपेन्स हुए, राइट? जैसे कि अनुशीलन समिति करती थी। इससे बेसिकली क्या हुआ कि अवेयरनेस एंड सपोर्ट जगी कि भाई कोई लोग, कोई ऐसे सोचो कि तुम ट्रेन में हो, ठीक है, तुम ट्रेन में हो और तुम्हारा सामान लेके कोई भाग गया और तुम वॉशरूम गए थे, और तुम देखते हो कि भाई मेरा सामान ही नहीं है, और तुम देखते हो कि मेरी साइड वाला भी नहीं है भाई, और तुम्हें फिर बाद में पता चलता है कि तुम्हारा साइड वाला उस चोर के पीछे भागा, उसने उस चोर को मारा और फिर पुलिस को पकड़ाया और फिर तुम्हारा सामान लेके वापस आया है। तो तुम्हारे लिए तो वो भाई सुपरस्टार नहीं हो जाएगा, उसको खाना पीना खिलाओगे। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि मतलब लोग जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो मिलिटेंट्स हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स की असैसिनेशन कर रहे हैं, जान पे खेल के बॉम्बिंग कैंपेन्स कर रहे हैं। तो लोगों को लगा भाई ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लोग हमारे लिए कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, आज़ादी सबके लिए होगी। फिर इसी के साथ साथ भाई ब्रिटिश रिप्रेशन। बिल्कुल भाई, कि कभी भी ऐसा हो कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, अगर वो अपनी पब्लिक को किसी भी फॉर्म में रिप्रेस करती है तो पब्लिक उसके खिलाफ खड़ी हो ही जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब in response to violent act, British government enacted harsh laws such as Rowlatt Act, which allowed detention without trial, leading to widespread unrest and incidents like Jallianwala Bagh। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट भी था। जो रेडिकल मेथड्स ऑफ रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने एक डिवाइड बना दिया था विद इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और कॉन्ट्रास्टिंग विद लीडर्स लाइक गांधी जी हु एडवोकेटेड नॉन वायलेंस, हाउएवर द ब्रेवरी ऑफ दीस रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो इंस्पायर्ड मैनी, पर्टिकुलरली द यूथ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अर्ली मिलिटेंट्स थे, इन्होंने यूथ को इंस्पायर किया, है ना? उन्होंने यूथ को इंस्पायर किया। Security measures, British expanded their intelligence and policing efforts, establishing and enhancing agencies to counter revolutionary activities, a legacy that influenced India's own security apparatus post independence। ठीक है, ये कुछ इम्पैक्ट इसमें लिखा ना कि इम्पैक्ट क्या हुआ रेवोल्यूशनरी का। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट मतलब इंडियंस पे क्या हुआ और ब्रिटिश पे क्या हुआ। तो ब्रिटिश ने अपनी इंटेलिजेंस को और डीपन करा और इंडिया में नेशनलिज्म का राइज हुआ। ये भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिला कि जब यहाँ पे बोला है इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, तो भाई सिर्फ वो इंडियंस पे नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स पे, इंडियंस पे क्या था, ब्रिटिश पे क्या था, इंटरनेशनली इंडिया के बारे में क्या सोच रहे थे, मिडिल क्लास पे क्या था, पेजेंट्स पर क्या था। एंड इट गेव इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स लाइक इंक्लूडिंग लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी, है ना, अंडरस्कोरिंग देयर एंड्यूरिंग लेगेसी टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। कि बेसिकली सुभाष चंद्र बोस, है ना, इन सभी ने मिलिटेंट्स जो नेशनलिस्ट थे उन्हीं के एग्जाम्पल्स लिए थे यूथ को अवेकन करने के लिए। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, अब हम किस पे आ चुके हैं, नेक्स्ट पे आ चुके हैं, जो कि है रेवोल्यूशनरी एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो अभी तक हमको क्या समझ में आया? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि भाई अगर कभी भी वो आपसे पूछते हैं, मान लीजिए वो आपसे पूछते हैं व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ, कोई दूसरा ले लेते हैं जो जो कि मतलब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। अ, मान लो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ठीक है, जो कि अभी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, गांधी जी स्टार्ट करेंगे। तो भाई इसमें ना इम्पैक्ट ऑन इंडियंस, इम्पैक्ट ऑन लेट्स से द ब्रिटिश पॉलिसीज, और इंडियंस में भी भाई अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, फिर उसके बाद पेजेंट्स, दलित्स पे इसका क्या इम्पैक्ट था, विमेन पे इसका क्या इम्पैक्ट था, ऐसे करके बताना है। और हम ये तो बता देते हैं बट हम ये भूल जाते हैं कि भाई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का इम्पैक्ट अंग्रेज़ों पर भी तो होगा, उनका रिएक्शन भी तो चेंज होगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। ब्रिटिश ने क्या किया, अपनी इंटेलिजेंस एंड पुलिस को और ज़्यादा एक्सपैंड करा ताकि ऐसी एक्टिविटीज़ को कर्ब किया जा सके।
आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कंपैरिजन बिटवीन रेवोल्यूशनरी एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो रेवोल्यूशनरी है, एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि नॉन वायलेंट रहेंगे, और ये कहते थे कि हम पैसिव पैसिव रेसिस्टेंस, ये कहते हैं कि हम करेंगे एक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक है, ये कहते हैं वॉयलेंट रेसिस्टेंस, ये कहते हैं पेटिशन एंड डिस्कशन। इनका गोल क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ये कहते थे ग्रेटर ऑटोनॉमी। एक्सट्रीमिस्ट जो थे लाला लाजपत राय। अब आप कहोगे नहीं, ये तो स्वराज पूर्ण इंडिपेंडेंस की बात करते थे। अरे लाला लाजपत राय ने होम रूल लीग स्टार्ट करी थी ना, उसमें भी तो क्या मांगा था, उसमें भी तो डोमिनियन ही मांगा था। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं वो करते। की फिगर्स कौन थे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। हम ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि रेवोल्यूशनरी ये फर्स्ट रेवोल्यूशनरी फेज है, ये तो सेकेंड रेवोल्यूशनरी फेज के लीडर्स है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि लाल बाल पाल। ठीक है, तो बाल, लाल एंड पाल। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। इसी में हम अरविंदो घोष भी लिख सकते हैं। इसके बाद इंसिडेंट्स देखते हैं रेवोल्यूशनरी के। काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925, चिटागोंग आर्मरी रेड 1930। तो इन लोगों ने ना दो जो रेवोल्यूशनरी फेजेस आए, दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल प्रोटेस्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके लिए प्रोटेस्ट एंड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, फेयर इनफ। आगे देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं है ना, 1925 तक तो हमारी गाड़ी पहुंची नहीं है, अभी हम कहाँ पर है। राइट नाउ वी हैव नॉट इवन क्रॉस 1909, तो इसीलिए वो पढ़ने में अजीब लग रहा है। जब पूरा हो जाएगा तो समझ में आने लगेगा। फिलॉसफी क्या था, ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। इसमें फिलॉसफी क्या था, ग्रेजुअल इंक्रीज इन सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल क्या था भाई, क्रिएटेड अर्जेंसी एंड इंटरनेशनल अटेंडेंस अटेंशन। तो इन्होंने क्या बोला, अर्जेंसी की बात करी। और इसका इम्पैक्ट क्या था भाई, फाउंडेशन किस चीज़ की भाई, पैसिव रेसिस्टेंस की फाउंडेशन, नॉन कॉरपोरेशन की फाउंडेशन। वाइडर करा, जो सोशल बेस था उसको वाइडर करा, जिससे आज़ादी आई। आज़ादी भगत सिंह के या सुभाष चंद्र बोस के तरीकों से नहीं आई, आज़ादी आई गांधीयन मेथड्स के थ्रू। हाँ, मतलब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो गलत तरीका है, लेकिन यही सच है भाई, कि जब आज़ादी आई तो मास मूवमेंट की वजह से हुआ। अंग्रेज़ों को डर ये था कि अब इंडियंस जो है वो एनलाइटन हो चुके हैं। राइट। चलिए, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, वो लिखना है जो किताबों में लिखा है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि भाई मासेस की तो सपोर्ट ये लोग नहीं ले रहे थे। राइट। इसी के साथ साथ जो गोल था वो तो दिख नहीं रहा था, क्योंकि ब्रिटिश बहुत माइटी थे, उन पर दो तीन पत्थर चला के क्या मिलेगा। लीडरशिप की वैक्यूम थी। वो वैक्यूम क्यों थी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की असैसिनेशन हो गई थी। फिर इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, फिर उसके बाद भगत सिंह हो गए। इन इन सभी ये सभी लोग तो, मतलब इन सभी को तो फांसी हो गई थी, है ना। तो मार्टियरडम जो था ऑफ सूर्य सेन ऑल्सो सिग्निफाइड द एंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज इन बंगाल। फिर इसके बाद रीथिंकिंग ऑफ मीन्स होने लगता है कि रेवोल्यूशनरीज इम्प्रिजन इन जेल एंड इन अंडमान बिगेन द प्रोसेस ऑफ रीथिंकिंग। न्यू आइडियोलॉजीज आ गई, जैसे कि मार्क्सिज्म, गांधीयन आइडियोलॉजी, ये सब कुछ आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या था। तो हम यही कहेंगे कि इसने इंडियंस को एनकरेज करा, सेल्फ सैक्रिफाइस, सेल्फ सैक्रिफाइस जो है उसकी, उसको दिखाया। इसने और क्या करा, अर्जेंसी, जो हमने ऊपर पढ़ा, इन्होंने बताया कि अर्जेंसी है। फिर इसी के साथ साथ इन लोगों ने और क्या बताया, इन लोगों ने पॉलिटिकल अवेकनिंग भी करी, है ना। पॉलिटिकल अवेकनिंग करी ना, जैसे भगत सिंह ने जेल में क्या करा, जेल में उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तो हमें न्यूज़पेपर, बुक्स और पेन पेपर चाहिए। तो वैसे करके कि पॉलिटिकल अवेकनिंग करी। इन लोगों ने कोर्ट्स का इस्तेमाल किया, कोर्ट्स का इस्तेमाल किया टू रीच आउट टू मासेस वाया प्रेस, है ना। इन लोगों ने वॉलेंटरीली जेल, मतलब कुछ मिलिटेंट्स ने सरेंडर करा जेल में जाने के लिए, है ना। तो जेल जेल भरो। और यही जब गांधी जी का टाइम आया तो तब जेल भरो आंदोलन स्टार्ट हो गए, कि मतलब तुम जेलें ही इतनी भर दो कि वो लोग किसी और को अरेस्ट ही ना कर पाए, और जो बाकी बाहर रह गए वो अपनी प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि उनको रखने की जगह ही नहीं होगी, है ना। तो ऐसे करके हमको जोड़ जोड़ के लिखना होता है। आगे देखते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स होते हैं 1909 के। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट इन 1909 व्हाइल मिंटो वाज द गवर्नर। ठीक है, तो ऐसे देखो, मॉर्ले मिंटो लिखते हैं ना,
तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो आदमी है ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, जो कि इंग्लैंड में बैठेगा, और जो पीछे वाला है जो मिंटो है, मिंटो कौन होगा? मिंटो होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए। तो लॉर्ड मॉर्ले, रिफॉर्म्स मे नॉट सेव द राज बट इफ दे डोंट नथिंग एल्स विल। ठीक है, तो देख रहे हो ना, मतलब यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मॉर्ले मिंटो को समझ में आ गया था कि अब इंडियंस जो हैं वो एनलाइटन हो चुके हैं। और देखो, वहाँ गवर्नर जनरल कह रहा है कि ये जो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं इससे राज बचे या ना बचे, लेकिन अगर ये नहीं करा तो कुछ और है भी नहीं करने लायक। आगे देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीडर्स की डिमांड थी, वी आर नॉट गोइंग टू राइट लाइक दैट, है ना। फिर इसके बाद वी हैव टू फाइंड कि क्रैकडाउन वाज नॉट सफिशिएंट इंस्टिल होप, वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर। ये देखते हैं पॉजिटिव फीचर्स क्या थे। इट हैड एलिमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बार बजट के ऊपर वोट करने का अधिकार था। अथॉरिटी टू क्वेश्चन, मतलब जो पार्लियामेंट है, जो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे इंडियंस जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करा गया। देयर वाज मोर रिप्रेजेंटेशन आफ्टर 1892, 1909 में और भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी। आई प्रॉमिस यू दिस वन थिंग, ये जितने भी लेजिस्लेशन है ना, ये सारे के सारे हम एक पूरी आर्क में करेंगे। मेरे पास एक पीडीएफ है, आई विल ब्रिंग दैट पीडीएफ स्पेशली जब प्रीलिम्स का टाइम होगा, है ना। वो जो पीडीएफ है ना, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहे हैं। नेगेटिव क्या था भाई? सेपरेट इलेक्टोरेट, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। कम्युनलिज्म को तो बढ़ाएगा ही क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट था। इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है डाइवर्जन फ्रॉम प्लाइट, इट ऑल्सो डाइवर्टेड इंडियाज अटेंशन अवे फ्रॉम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज। फिर इसके बाद लिखा है कि नो रियल पावर, जो यहाँ पे मतलब ये तो ऐसे ऐसी लाइंस है ना जो कि आप किसी में भी लिख दो, इनका कुछ वो नहीं बनता। ठीक है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, कि कोई रियल पावर नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, members are still chosen indirectly and the councils didn't have actual powers such such as budget debate, though they were now permitted to pass resolutions। ठीक है, लिमिटेड एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस था विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड द गवर्नर्स। सत्येंद्र पाल सिन्हा, एसपी सिन्हा, was the first Indian to be appointed as the legal member to the Viceroy's Executive Council. The number was limited to one. Limited franchise था, franchise included for the first time. Franchise was introduced for the first time, but it was restricted. However, women did not have the voting rights. It was also constrained in other ways, कि मतलब आपके पास लैंड होना चाहिए, आपकी एक स्पेसिफिक एजुकेशन होनी चाहिए, तो ही आप वोट डाल सकते हो, ऐसा इसमें रूल्स थे। Reforms of 1909 provided country citizen with a shadow rather than substance. The people desired self-government, but they all got was benevolent despotism। ठीक है, जो ये कंक्लूजन है ना, ये अच्छा है कि हमें चाहिए था सब्सटेंस और हमको क्या मिला? हमको मिली शैडो, बस। ठीक है, एंड वी डिजायर्ड फॉर सेल्फ रूल स्वराज, एंड व्हाट वी गॉट? बेनोवलेंट डिस्पोटिज्म, की प्यारी प्यारी सी थाली में डिस्पोटिज्म परोस के दे दी। अब आप कहोगे कि भाई इसमें याद क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ? कुछ नहीं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पे बजट के ऊपर वोटिंग की पावर मिली। ठीक है, मतलब लिमिटेड वोटिंग की पावर मिली, पहला। दूसरा, ये रेजोल्यूशंस पास कर सकते थे। रेजोल्यूशन पास करना ज़रूर मतलब बहुत ही वैसे होता है कि भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने यही तो किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करना। रेजोल्यूशन ये दिखाता है कि इस बॉडी या फिर इस और ये जो मीटिंग हो रही है जिसको काउंसिल कह लो, इस काउंसिल की इंटेंशन क्या है, राइट। तो वैसे करके तो रेजोल्यूशन पास करने की पावर मिली थी। इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन मिली थी। लेकिन दिक्कत क्या था? कोई भी रियल पावर ट्रांसफ़र नहीं हुई थी। ठीक है, इंडियंस की एसोसिएशन अभी भी लिमिटेड थी और फ्रेंचाइज भी लिमिटेड थी। और इसीलिए इंडियंस जब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगी, हमको क्या मिली? बिनोवलेंट डेस्पोटिज्म मिली। व्हेन वी वर एक्सपेक्टिंग सब्सटेंस, ऑल वी गॉट वाज शैडो। ऐसे करके लिखना, बात ही खत्म। अब क्या हुआ? 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आ गए। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लग जाती है। अंग्रेज़ फिर से घुटने पे आ जाएंगे। क्यों?
क्योंकि इनकी इनकी जो अथॉरिटी है उसको इनके घर में चैलेंज किया जा रहा है, जो कि है यूरोप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि इन वर्ल्ड वॉर वन 1914 टू 1919 ब्रिटेन जॉइंट फ्रांस, रशिया एंड यूएस। अगर किसी को इमेजिन करना है ना कि ब्रिटेन कितना ही पावरफुल था, तो आप ऐसे इमेजिन करो, जो आज यूएसए है, राइट? मतलब जो आज यूएसए है वैसा, और यूएसए का इन्फ्लुएंस आप इमेजिन करो अफ्रीका में। ठीक है, इतना डोमिनेंट था यूके जब इंडिया अपनी आज़ादी लड़ रहा था। और यूके को फिर हुआ क्या भाई, वर्ल्ड वॉर ने ना यूके की पीठ तोड़ दी। और बाकी जो कंटेंडिंग पावर्स थी, फ्रांस, रशिया, यूएसए, जापान, इन सब ने पावर बैलेंस कर दी ग्लोबली। तो फिर उसके बाद यूके से अपनी कॉलोनीज भी जाने लगी। ठीक है, तो फिर यूके वीक हो गया। चलिए, लेकिन आज भी उनको लगता है कि भाई वहाँ की क्वीन या वहाँ का किंग जो है वो दुनिया का किंग है। एक बार पुतिन ने वेट करा दिया था इनकी क्वीन को 7 मिनट, तो गुस्सा हो गई थी। द वर्ल्ड वॉर वन 1914 टू 1919 ब्रिटेन joined with France, Russia and USA, Italy, जापान अगेंस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की। ये हम पूरा पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर वन क्या था? एक्सट्रीमिस्ट ने क्या बोला? एक्सट्रीमिस्ट ने ये कहा कि support the misguided notion. Tilak, for example, backed the war effort in a misguided notion that Britain would reward India's allegiance with gratitude in the form of self-government. तो तिलक जो थे उन्होंने सपोर्ट करा ये सोच के कि मिसगाइडेड नोशन की वजह से कि शायद ऐसा हो सकता है कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए। जो मॉडरेट थे उन्होंने तो सपोर्ट करा ही, एंड उन्होंने सोचा कि हमको एक रेसिप्रोसिटी की, मतलब मैंने तुम्हें 10 दिए हेल्प करी, तो तुम भी हेल्प करोगे कि हमको बेसिकली एक सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए हेल्प करोगे। जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने कहा कि भाई ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एडवांटेज ले लो, यहाँ पे ब्रिटिश रूल के खिलाफ वेज वॉर करो और अपने देश को लिबरेट करवा लो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस डायग्राम में क्या लिखा है। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, इंडियाज फिस्कल एंड ह्यूमन लॉस। यहाँ पे लिखा है कि मिलियंस ऑफ रुपीस वर ट्रांसफर्ड फॉर द यूज इन द वॉर, इंडियन ट्रूप्स पेरिस्ड वाइल फाइटिंग इन यूरोप। वर्किंग क्लास की बात करें तो नेशनलिस्ट लीडर व्यू इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर नेगोशिएटिंग फर्दर राइट्स एंड कंडीशंस, was conditional support was granted in expectation that Britain would take political moves in favor of Indians। ठीक है, तो मतलब वर्किंग क्लास जो थी वो फेवर कर रही थी कि भाई ये फ्यूचर में हमारे लिए कुछ काम करेगा सरकार। इकोनॉमिक प्लाइट की बात करें तो क्या होगा भाई, जब वॉर हो जाएगी, वॉर ख़त्म हो जाएगी, तो कोई खाने पीने वाला ही नहीं होगा, डिमांड नीचे होगी तो इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो वही सेम चीज़ हुआ। मुस्लिम जो थे वो एनरेज्ड थे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय पे ये लोग ओटोमन ओटोमन एम्पायर से यूके लड़ रहा था, और मुस्लिम सेंटिमेंट वो जो, और ओटोमन जब इन्होंने ओटोमन को हराया तो उन्होंने बहुत बुरे तरीके से ओटोमन्स को, जो कैलिफ था, उसको ट्रीट करा। और जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड था वो ओटोमन का जो राजा था, कैलिफ था, उसे अपना स्पिरिचुअल हेड मानती थी। तो मुस्लिम्स भी इनसे गुस्सा हो गए अंग्रेज़ों से। फिर उसके बाद नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, प्रोमिसेस मेड ड्यूरिंग द वॉर वर डिसरिगार्डेड एंड नेशनलिज्म वाज पुश्ड। ठीक है, तो इसीलिए ये तो बेस्ट है भाई, कोई भी तुम्हें कुछ बोले तो पहले बॉन्ड पेपर पे लिखवा के लो, पहले लिख के दो फिर करेंगे, है ना? एग्रीकल्चर में देखें तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, वर्ल्ड वॉर में क्या चाहिए? वर्ल्ड वॉर में सामान चाहिए, तो पहले तो सारा सामान वहाँ चला गया। तो फिर जब सामान वहाँ चला गया तो मार्केट में सामान की कमी हो गई, एग्रीकल्चरल खाने पीने की, तो प्राइस बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर बंद होगी तो क्या होगा, जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी है उसके प्राइस एकदम धड़ करके गिर जाएंगे, क्योंकि वॉर ख़त्म हो गई ना। वॉर ख़त्म हो गई तो अब उतने सामान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामान उससे ज़्यादा है मार्केट में तो सस्ता होगा। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि गदर पार्टी एंड कोमगाता मारू इंसिडेंट होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड गदर मूवमेंट। तो गदर कौन से थे? क्या ये एक्सट्रीमिस्ट थे? नहीं। तो क्या ये मॉडरेट थे? नहीं। गदर थे रेवोल्यूशनरी।
तो अब जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने इसको देखा एज अपॉर्चुनिटी। भाई ये तो हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी है देश को आज़ाद कराने के लिए, है ना? तो इन लोगों ने क्या देखा, गदराइट्स ने? उन्होंने देखा कि एक चांस है टू एक्सप्लॉइट द ब्रिटिश ओवरलॉर्ड्स। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट द आर्मीज डिवोशन, गदराइट डिस्कवर्ड द पंजाब स्टेट टू बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, नो बडी backed them up, and the Khalsa even labeled them as fallen Sikhs. Without strong leadership, their naive attempt to convert army's devotion failed. ठीक है। अम, गदर कह रहे हैं कि गदर को, जो गदराइट्स थे, उनको बेसिकली सपोर्ट नहीं मिली। ऐसे नहीं लिख, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते तो बढ़िया होता। टर्न टू रेवोल्यूशन, दे इवेंचुअली टर्न टू रेवोल्यूशनरी लीडर्स फॉर गाइडेंस, बट द गवर्नमेंट हैड सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेटेड द गदर, and prior to the revolution the majority of them were arrested. The government's reaction was harsh and the entire generation of political leaders was eliminated. ठीक है, मतलब गदर का एक लिमिटेड इम्पैक्ट रहा। यूपीएससी को गदर प्रीलिम्स में बहुत पसंद है, बहुत बार पूछती है भाई, गदर गदर गदर, बहुत गदर गदर पार्टी के बारे में बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है। मेंस में आई डोंट थिंक कि ये रहेगा। अगर मेंस में रहेगा तो फॉर में लिख देना। क्या लिखेंगे कि गदर ने जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप थी उसको इंस्पायर भी करा और उनसे इंस्पायर भी हुई, जैसे कि लाला लाजपत राय, जैसे कि अजीत सिंह, जैसे कि भगत सिंह, इनको इंस्पायर करा। फिर उसके बाद वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि गदर पार्टी ने एक रेवोल्यूशनरी ट्रेंड को जन्म दिया। और लेकिन गदर जो थी, जब उसने आर्मी के डिवोशन को, मतलब जो ब्रिटिश सिख जो कि ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते थे, उनको उनको मतलब भड़काने की कोशिश करी, तो जो जो मतलब पंजाब के जो लीडर्स थे, इन्होंने इनको फॉलन सिख्स कह दिया। ठीक है, तो इसीलिए गदर की जो जो स्कोप थी वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी, और उन्होंने रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को फर्दर करने में हेल्प करी। बस इतना लिखेंगे और कुछ नहीं। कि हम लिखेंगे कि जब वाइड था बिटवीन स्वदेशी मूवमेंट एंड गांधीयन गांधीयन फेस, तो उस वॉइड के अंदर गदर मूवमेंट ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जो मेंटल है, उसकी उसकी उसको जो है होल्ड करके रखा। ठीक है, या फिर उसको वो नेसेसरी फ्यूल दिया जिससे कि इंडियन स्ट्रगल की जो मेंटल है वो बुझे नहीं। ऐसे करके लिखना है ना? एंड वी ओ आर आज़ादी का अमृत काल टू देम, ऐसे करके लिखना है। चलिए, तो कोमगाता मारू इंसिडेंट होता है। बेसिकली होता क्या है भाई, कि कोमगाता मारू ये बेसिकली सिंगापुर से कनाडा की तरफ को जाती है। ठीक है, ये क्या है बेसिकली? कोमगाता मारू एक शिप का नाम है। कोमगाता मारू समझ में आ रहा है कि ये कोई सिंगापुरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसके अंदर ना 370 लोग थे जो कि सिंगापुर से वैंकूवर ट्रैवल कर रहे थे। मोस्टली सिख लोग थे या फिर पंजाबी मुस्लिम थे। 2 मंथ की हार्डशिप के बाद ये लोग पहुंचते हैं वैंकूवर। लेकिन कैनेडियन अथॉरिटीज़, जो कि उस समय पे ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन के नीचे था, उन्होंने क्या करा? उन्होंने इनको कह दिया कि तुम वापस जाओ। हम हम क्या कहते हैं, हम अ, तुमको यहाँ पे एंकर करने को नहीं देंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है? ये जो लोग होते हैं ये फाइनली वापस आ जाते हैं और ये कलकत्ता बंदरगाह पे उतरते हैं। और फिर उसके बाद और फिर उसके बाद क्या होते हैं? जो लोग होते हैं जो कि कलकत्ता पे उतरते हैं, इनको ज़बरदस्ती पंजाब की ट्रेन में बिठा देते हैं। ये कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? गोलीबारी चल जाती है जिसमें कि 22 लोग मर जाते हैं। ये सारे के सारे सिख होते हैं और ये कलकत्ता में होता है। फिर इसी कोमगाता मारू इंसिडेंट के बाद गदराइट्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं और ये बना लेते हैं गदर गदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है 1915 से। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम वर सिख्स। तो 1914 में कोमगाता मारू इंसिडेंट होता है। 1915 में हम देखते हैं कि गदर मूवमेंट खड़ी हो रही है। तो ये क्या थी? ये एक रेवोल्यूशनरी अटेम्प्ट थी जो कि आर्म्ड अपराइजिंग करना चाहती थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ। एंड इसने वर्ल्ड वॉर 1 और कोमगाता मारू के जो इंसिडेंट था, इसके इससे इन्फ्लुएंस होके, देखे ना, 1914 में ये हो रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये भी वही तभी हो रहा है ना? तो अपने दिमाग में ऐसे वो बनाओ कि 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है, 1915 में गदर पार्टी कहती है कि हम आर्म्ड अपराइजिंग करेंगे ब्रिटिश रूल के खिलाफ इन इंडिया और देश को आज़ादी दिलाएंगे। ठीक है। अब बात आती है कि गदर पार्टी बनी कहाँ पे थी भाई? यूपीएससी ने इतनी बार पूछ लिया है ना, क्या बताऊं। सोहन सिंह, लाला हरदयाल, ये यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा था। सैन फ्रांसिस्को में ये पार्टी बनाई गई थी। ठीक है। सोहन सिंह, लाला हरदयाल एंड मोहम्मद बरकतुल्लाह। ठीक है।
ल, इसको याद कैसे कर सकते हैं? HSB, HSBC बैंक होता है ना, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। मुझे चीज़ें ऐसी याद होती हैं। तो गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन आ गया तो फिर मत बोलना, क्योंकि 2025 में अभी 1915 हुआ ना, तो इनको हो गए, मतलब कितने साल हो गए, 110 साल हो गए, है ना? तो क्वेश्चन बन सकता है, तो दैट इज़ वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो बेसिकली इनका जो नेचर था वो सेक्युलर नेचर का था, और ये चाहते थे कि ये पूरे के पूरे इंडिया में फैल जाए। द अपराइजिंग said to be in Punjab in February 21, 1915 was foiled by British CID। तो बेसिकली ये जो अपराइजिंग करने वाले थे, इंटेलिजेंस जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस थी उसने पकड़ लिया। बहुत सारे गदराइज के ऊपर छापा पड़ा, उनको अरेस्ट कर लिया और उनको गोली गोली भी मार दी, अंडरग्राउंड मतलब मार के दफना दिया। ठीक है। ब्रिटिश क्रैकडाउन हुआ, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद स्वीपिंग रिप्रेसिव मेजर्स, द मोस्ट सिवियर सिंस 1857, इंक्लूडिंग डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इन मार्च 1915, एंड एम्ड स्पेसिफिकली एट सप्रेसिंग द गदर मूवमेंट। ठीक है। तो अब गदर की वैल्यूएशन करते हैं और फिर पूरी स्टोरी सुनेंगे। चलो ठीक है, पहले स्टोरी सुनते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? कोमगाता मारू इंसिडेंट होता है 1914 में, जहाँ पे बहुत सारे जो पंजाबीज होते हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं फ्रॉम सिंगापुर टू वैंकूवर टू सेटल एंड टू अर्न मनी। लेकिन इनकी यहाँ पे इनको एंकर करने नहीं दिया जाता है, और ये वापस कलकत्ता में 1914 ये वापस कलकत्ता में आ जाते हैं। ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि वापस कलकत्ता से बोट लेके वैंकूवर जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन सरकार इनको ज़बरदस्ती पंजाब जाने वाली ट्रेन में बिठा देती है। ये लोग बैठते नहीं है पंजाब जाने वाली ट्रेन में। तो फिर दंगे लड़ाइयाँ हो जाती हैं और 22 लोग मर जाते हैं। ठीक है, ये लोग फिर सरकार इनके ऊपर शूट शूट कर देती है ताकि ये रुक जाएं। तो 22 लोगों की डेथ हो जाती है। इससे जो पंजाब होता है वो पूरा एनरेज्ड होता है, और यहाँ पे गदर मूवमेंट जो होती है, गदर पार्टी, वो कहती है कि 1914 में क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो चुकी है, हम इसी का फ़ायदा उठा लेंगे, और 1915 में हम एक आर्म्ड अपराइजिंग करेंगे जो कि पंजाब से स्टार्ट होगी। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट, ये गदर पार्टी की जो नींव पड़ी थी वो पड़ी थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, और इसको स्टार्ट किया था लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह ने और बरकतुल्ला ने। ठीक है। और अब इसके आगे जब हम चलते हैं तो आगे जाके होता क्या है? ये 1915 में पूरे के पूरे तैयार बैठे हैं कि अब आर्म्ड अपराइजिंग कर देंगे पंजाब की तरफ, और पंजाब वाले रीजन में, और वहाँ से पूरे इंडिया में फैला देंगे। फिर उसके बाद होता ये है कि ब्रिटिश की जो सीआईडी होती है वो पकड़ लेती है, उनको इंटेलिजेंस मिल जाती है कि ऐसा कुछ हो रहा है ना। इंडिया इंडियंस की दिक्कत भी ये है ना भाई, दो पैसे के लिए मुंह खोल ही देते हैं। तो फिर अब हुआ क्या कि सीआईडी को पता चल गया। तो सीआईडी को जब पता चल गया तो गदराइट्स को अरेस्ट कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, और कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा रिप्रेसिव तो ये 1857 के बाद कभी हुए नहीं थे। फिर उसके बाद इनके कान खुल गए, इनको पता चला कि रेवोल्यूशनरी एक्टिव है, तो इन्होंने क्या खोला? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, DIA। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था? सीधा जेल में डालेंगे विदाउट ट्रायल। और इसी के आगे चलते चलते फिर ये रौलत एक्ट भी लेकर आते हैं। ठीक है, आर्म्स एक्ट भी लेकर आएंगे जिसमें कि आप आर्म्स नहीं रख सकते, ट्रायल विदाउट, क्या कहते हैं, जेल विदाउट ट्रायल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि गदर का इवैल्यूएशन कर लिया जाए। तो गदर मूवमेंट की सक्सेस जो थी, गदर मूवमेंट सक्सेस वाज इन द फील्ड ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है। इट प्रमोटेड नेशनलिज्म एंड फियर्स नेशनलिज्म वाइल बीइंग इंटायरली सेक्युलर। ठीक है। इसीलिए ये वो होती है। लिमिटेशंस क्या थी भाई? इन्होंने बेसिकली अंडर एस्टिमेट कर दिया कि एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर एनी वायलेंट रिवोल्ट। ये ना रशियन रेवोल्यूशन ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, बट यार ये लोग भूल गए कि भाई इसके लिए हमको ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी, जैसे ऑयल कहते हैं ना, ऑयल, OIL, की ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ लीडरशिप भी अच्छी होनी चाहिए, आइडियोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए। और हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, फॉइल कर देते हैं। फॉइल भाई, फाइनेंशियल भी, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल भी, आइडियोलॉजी और लीडरशिप, सारी चीज़ें चाहिए। ये लोग इसके ऊपर लैक करते थे। तो कोई भी मूवमेंट होगी तो उसकी सक्सेस में आप यही बता देना कि फाइनेंशियली, ऑर्गेनाइजेशनल, आइडियोलॉजी एंड लीडरशिप। अनऑर्गेनाइज्ड थी, फिर इसी के साथ साथ लीडरशिप, एंड फिर मतलब वही लैक ऑफ लॉन्ग लास्टिंग लीडरशिप थी। फिर ओवरलुक्ड, क्या ओवरलुक कर दिया? यहाँ पे कह दिया कि दे ओवरलुक्ड द that rallying a few thousand dissatisfied immigrant Indians
who were already emotionally charged due to racial persecution at the hands of white foreigners was far cry from mobilizing and motivating lakhs of peasants and soldiers in India. However, it failed to achieve much on political and military front because it lacked organizational, sustained leadership, underestimated the extent of preparation required at every level. ठीक है, जो कि ये सारे हैं. Perhaps Lala Hardayal was unsuited for the job of an organizer. ठीक है ना? तो ये हमको हमारे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए नहीं, ठीक है? हम यही लिखेंगे कि भाई जो गदर मूवमेंट है ना? वो उसने एक लेसन भी सर्व किया कि ब्रिटिश माइट को यू कैन नॉट शेक विद क्या कहते हैं विद रेवोल्यूशन बट यू कैन शेक देयर हार्ट विद ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो कि गांधीयन फेज में देखा. चलिए अब हम चलते हैं होम रूल मूवमेंट में. बाल गंगाधर तिलक जी का हृदय परिवर्तन हो चुका है यहाँ तक जेल में जाने के बाद. तो होम रूल मूवमेंट वॉज इंडियाज मॉडरेट येट इम्पैक्टफुल रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर 1. ठीक है ना भाई, ये सब कुछ वर्ल्ड वॉर में हो रहा है. तो आप समझ रहे हो ना, वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज भी अपने घुटने पे आ रहे हैं, कभी जीत रहे हैं कभी हार रहे हैं. तो अंग्रेज जो है ना, अगर आप रेवोल्यूशनरी हो तो फिर वो ठोक रहे हैं. अगर आप थोड़े एवोल्यूशनरी हो तो वो कह रहे हैं ठीक है करेंगे करेंगे, हम आपकी बात मानते हैं, बिकॉज वो पंगा नहीं लेना चाहते. दो फ्रंट पे अगर आप लड़ाई करोगे, है ना, तो आप गए. तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हमको दिखती है कि होम रूल मूवमेंट अपने पैर फैला रही है और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. आराम से एकदम चिल हैं, बोल रहे हैं हाँ ठीक है करो, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए आयरलैंड की तरह करो. तो ये किसने स्टार्ट किया? तिलक ने और एनी बेसेंट ने. होम रूल मूवमेंट की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? आयरलैंड से. ठीक है, आयरलैंड को होम रूल या फिर एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया था यूके ने, और कह दिया था कि आप जो है अपना मतलब अपने जो अपना अपने आप को खुद ही आप मैनेज करो, और हम बस आपका मिलिट्री एंड क्या कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इन चीज़ों पे ध्यान देंगे. ठीक है, एंड यू आर जस्ट पार्ट ऑफ अ ग्रेटर किंगडम कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, तो ऐसा ये तो फिर तिलक और एनी बेसेंट कहती है कि भाई हमको भी दो. ऐसा थोड़ी है कि हमारे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, हमको भी डोमिनियन स्टेटस दो. तो यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखी है कि इसका बैकग्राउंड क्या था. ठीक है, तो इस बैकग्राउंड क्या था? तो 1909 का जो एक्ट था उससे डिसअपॉइंटेड थे. तिलक जी जो हैं वो जेल से रिलीज़ हो गए थे 1914 में. ठीक है, और तिलक जी को भी एक मूव तिलक जी का रिलीज़ हुआ तो तिलक जी ने इसको उठाया, होम रूल मूवमेंट को उठाया. ठीक है, और वो चाहते थे कि मतलब उनको तिलक जी को जेल में इतना समझ में आ गया था कि एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस के बिना कुछ नहीं है. ठीक है, और मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट के बिना कुछ नहीं है, तो कांग्रेस को बाइंड करके रखना है. तो तिलक जी ने एक मिडल पाथ ली जो कि थी होम रूल मूवमेंट, ताकि वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को पास में लेके आ पाए. इसी के साथ साथ रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हो जाता है. तो उसने एक एडिशनल एज दिया, एक साइकोलॉजिकल वो दिया कि भाई मास जो है अगर आ जाए तो बड़े बड़े जार को हिला सकते हैं. जार रशिया का राजा था. लखनऊ पैक्ट होता है दिसंबर 1915 का, जहाँ पे या कौन कौन जुड़ा? ये जो लखनऊ पैक्ट है ना, इसने मॉडरेट्स को जोड़ा, एक्सट्रीमिस्ट को जोड़ा, इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग को जोड़ा. आप बोलोगे भाई मुस्लिम लीग क्यों आ गई, है ना, मुस्लिम लीग को सडनली क्या हो गया, इतने प्यारे क्यों हो गए? कोई प्यारे नहीं हो गए भाई. ये था कि जो ब्रिटिश थे वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्क्स के खिलाफ लड़ रहे थे जो कि मुस्लिम थे, है ना. तो और मुस्लिम वर्ल्ड जो था उस समय पे ऑटोमन के राजा को अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे. ठीक है, तो इन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये लोग फिर क्योंकि कांग्रेस ब्रिटिश के खिलाफ है तो ये कांग्रेस के साथ आ गए. ठीक है, चलिए होम रूल लीग मूवमेंट सितंबर 1916 से शुरू होती है. याद रखना है 19 कब से स्टार्ट हो रही है वर्ल्ड वॉर? 1915 या 1916? 1916 आई थिंक. देख लेते हैं, यहीं पे लिखा है नाइन. अरे यार क्या बोल रहा हूँ, 1914 से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है. 14 टू 19, 5 साल की वॉर है. ठीक है, कैसे याद करेंगे 1914 हो रही है? हम कैसे याद कर सकते हैं इसको? ठीक है तो 14. ठीक है तो डब्ल्यू डब्ल्यू कैसे कर सकते हैं? WW14 ऐसे करके याद कर लो, मतलब याद करने का अच्छा तरीका होता है WW14. तो 14 का मतलब क्या है? वन का मतलब क्या है?
वन का मतलब है वर्ल्ड वॉर वन, और ये 14 मतलब 14 में हो रही है। अब तो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। तो ऐसे ही मतलब यही तरीके होते हैं। आर ब्रेन कैन नॉट रिमेंबर नंबर्स, ठीक है। आर ब्रेन जो है वो नॉर्मली नंबर्स को याद करने के लिए नहीं बना है। ऐसे करके अब मैंने कहा ना W14, अब मेरे दिमाग में ये एक वो इमेज की तरह स्टोर हो गया है, या फिर एक मेमोरी बिट की तरह स्टोर हो गया है 14 कि वर्ल्ड वॉर व 14, है ना। तो वैसे करके कि अब मैंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर और नंबर को जोड़ दिया W14। चलिए, तो तिलक जी जो है ये कह रहे हैं कि रिज्यूम्ड नेशनलिस्ट एक्टिविटीज आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द प्रिजन इन 1914। ही वाज attempting to get entry into Congress. His first attempt, however, was foiled by moderate under Feroz Shah Mehta। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि तिलक जी भी थोड़े से चाहते थे कि वो कांग्रेस में आए। तो कांग्रेस की डोमिनेंट आइडियोलॉजी अभी मॉडरेट्स की थी, तो तिलक जी ने भी एक मॉडरेट स्टांस लेने को समझदारी समझा। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि opposition decreased. However, following Feroz Shah Mehta's death, opposition against extremists decreased, and they were allowed to rejoin Congress in December 1915. Attitude of the moderates क्या था? They seem to have been no advance in front of self-rule, and many leaders were disappointed by the attitude of the moderates. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई तिलक जी के जाने के बाद मॉडरेट्स कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसलिए जो बाकी मॉडरेट के सपोर्टर्स थे वो भी थोड़े थोड़े प्रो मतलब सॉफ्ट एक्सट्रीमिस्ट हो रहे थे। आयरिश का इन्फ्लुएंस था, मैंने कहा ना कि आयरिश रिसरेक्शन होती है और एनी बेसेंट जो होती है, जिन्होंने बेसिकली वो जो होम रूल मूवमेंट होती है आयरलैंड में, उसको इंडिया में लाने की कोशिश करी। फिर उसके बाद B.W. वाडिया, C.M. रामास्वामी अय्यर, इन्होंने बेसिकली असिस्टेड हर अटेम्प्ट्स, and Bal Gangadhar Tilak also launched support launched and enthusiastically supported another home rule movement, Swaraj. Tilak also took initiative and launched Maharashtra Home Rule League movement in April 1916. During Home Rule movement, and Tilak proclaimed, "Swaraj is my birthright and I will have it." और यहाँ पे तिलक का स्वराज का मतलब क्या है, अभी भी डोमिनियन ही है। ठीक है, क्योंकि होम रूल का मतलब ही होता है कि आपको एक डोमिनियन स्टेटस चाहिए, पूर्ण आज़ादी नहीं चाहिए। आयरलैंड पूर्ण आज़ाद थोड़ी था। न्यू पॉलिटिकल लैंडस्केप स्टार्ट हो रहा है। गांधी जी वॉज नॉट एक्टिव इन द मूवमेंट सिंस ही हैड ओनली अराइव्ड लास्ट ईयर एंड वॉज स्टिल नेविगेटिंग द न्यू पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया। बहुत ही बढ़िया भाई। जंग में घुसने से पहले उसकी उसको थोड़ा सा आप वो तो करोगे ही ना, लाइक यू विल सी कि कौन क्या है। राइट, तो गांधी जी का एक ये भी एक अच्छी चीज़ है जो कि गांधी जी से सीखी जा सकती है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट क्या था। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट वाज कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए, पॉलिटिकल एजुकेशन, इंडियंस को मोटिवेट करना, प्रेशर करना ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एंड टू रिसरेक्ट टू रिसरेक्ट द पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटी को वापस खड़ा करना, जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के जाने के बाद बंद हो गई थी, और मॉडरेट्स जो कि इफेक्टिवली उसे कैरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो मासेस थे वो किसके साथ थे, एक्सट्रीमिस्ट के साथ थे, और एक्सट्रीमिस्ट जेल में थे, या फिर एग्जीक्यूट कर दिए गए थे, या फिर एग्जाइल में चले गए थे। राइट, चलिए, अब ये कह रहे हैं कि होम रूल लीग का डाउनफॉल का कारण क्या था। आफ्टर बेसेंट्स रिलीज, मॉडरेट्स वर अपीज्ड एंड एंगर सबसाइडेड। ओके, इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऑगस्ट डिक्लेरेशन, ब्रिटेन्स पार्लियामेंट का जो न्यू सेक्रेटरी था मॉन्टेग्यू, क्लेम दैट इंडियंस विल बी ग्रांटेड एडिशनल रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑगस्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहे हैं ना कि होम रूल लीग जो मूवमेंट थी वो डिक्लाइन क्यों हुई। उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था मॉन्टेग्यू, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जैसे मैंने कहा ना मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड लिखा है, मॉर्ले मिंटो है, है ना। तो इसका मतलब क्या, ये जो आगे वाले हैं ना, आगे वाले, ये वाले जो आगे वाले हैं, वो मॉर्ले मिंटो नहीं होना चाहिए, वो मिंटो मॉर्ले होना चाहिए, है ना। तो मॉर्ले वॉज द वॉइस रॉय, आई थिंक, नहीं, मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अभी देख के बताता हूँ, है ना, जब भी डाउट आए तभी टक करके देख लो। तो जैसे मॉन्टेग्यू है जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, क्लेम्सफोर्ड जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो ये जो मॉन्टेग्यू था उसने ये कहा कि इसको अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं 1917 की, कि हम लोग बहुत जल्दी इंडिया के अंदर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने वाले हैं। तो होम रूल लीग के सपोर्टर्स को लगा कि अब हम क्यों तंग करें अंग्रेजों को,
क्या पता अब स्वराज आ गया, अब स्वराज आ गया, अब स्वराज आ गया, है ना? तो वैसे करके, तो इसलिए देखोगे गांधी जी ने अपनी पहली मूवमेंट कब स्टार्ट करी है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1919 के बाद, कि भाई ये तो बोलते कुछ है करते कुछ है ना? फिर से सेम चीज कि व्हेन इंडिया वांटेड सब्सटेंस इट गॉट शैडोज, जो ऊपर लिखा था वही सेम चीज, क्योंकि आएगा तो एक ही ना, वही लिखना है। व्हेन इंडिया एक्सपेक्टेड रिफॉर्म्स इट गॉट बिनोवलेंट डिस्पोटिज्म फ्रॉम द ब्रिटिश, ऐसे करके लिख देना। ठीक है, तो सबसे जो मेन रीज़न था वो ये था। ठीक है, सबसे मेन रीज़न ये था। दूसरा रीज़न क्या था होम रूल लीग का? और जो तिलक थे ना, वो इंडिया छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तिलक जो है वो इंडिया छोड़ के यूके चले गए थे, उनको वहाँ पे कोर्ट जाना था। ठीक है, गांधी जी का राइज होता है क्योंकि एक वेकेंट लीडरशिप है। तिलक मूव टू यूएसए लीविंग लीडरशिप अ वेकेंट स्पेस। अच्छा, यूके नहीं यूएसए गए थे, ठीक है, तो मतलब कि तिलक लेफ्ट इंडिया एंड वहाँ पे एक वेकेंट स्पेस आ गई जिसको कि गांधी जी फिल करते हैं। कम्युनल राइट्स हो गए 1917 1918 के, एंड कम्युनल राइट्स एरप्टेड। बेस्ट तरीका है भाई, किसी भी मूवमेंट को तोड़ना है उसको कम्युनल कर दो, है ना? मतलब जैसे देखो, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट थी, इसको तोड़ने का तरीका क्या था? खालिस्तान एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर, है ना? शाहीन बाग की प्रोटेस्ट थी, इसको तोड़ने का बेस्ट तरीका क्या था कि इसको बोल दो कि ये मुस्लिम मोटिवेटेड है, या फिर कह दो कि इसके अंदर देयर आर पाकिस्तानी एलिमेंट्स इन द मूवमेंट, है ना? तो इसीलिए कोई भी अगर इंडिया में मूवमेंट होती है तो इट हैज़ टू स्प्रेड अ नेशनलिस्टिक स्पिरिट, एंड इट हैज़ टू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। हम कभी भी रिलीजियस सिंबल्स लेके कोई भी प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल नहीं कर सकते इंडिया के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइज ऑफ गांधी जी। और वो ऐसा है ना कि भाई जो बाहर बैठे हुए हैं, जैसे वो जो फार्मर प्रोटेस्ट थी, है ना, उसके अंदर खालिस्तानी एलिमेंट्स थे ही, आ ही गए थे। इन द सेम वे शाहीन बाग वॉज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बाय पाकिस्तान कि हम वहाँ पे अपने एजेंट्स या किसी को भेजें और ये दिखाएं कि इंडिया में माइनॉरिटी का क्या हाल है ना? आप समझ रहे हो ना कि जो प्रोटेस्ट होती है इनको एक्सटर्नल स्टेट हाईजैक भी कर सकती है या करती होगी, वी डोंट नो, है ना? तो इसीलिए अगर फ्यूचर में कोई प्रोटेस्ट होगी या फिर कोई सोशल मूवमेंट को सक्सेसफुल होना है, तो इट हैज़ टू रिमेन सेक्युलर, इट हैज़ टू रिमेन सेक्युलर, वो फंडामेंटल है। ठीक है, सेक्युलर का मतलब ये नहीं है कि धर्म से दूर, सेक्युलर का मतलब ये है कि हर धर्म का या तो इक्वल ट्रीटमेंट हो या तो किसी का कुछ ना हो। गांधी जी को देखो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम दोनों का करते हैं, है ना? चलिए, आगे लिखा है मूवमेंट की सक्सेस क्या थी भाई? मूवमेंट की सक्सेस ये थी कि तिलक जी ने फिर से प्रूव करा कि मतलब जो मास सपोर्ट है वो उनकी तरफ है, और मास सपोर्ट से ही चेंज आएगा, क्योंकि मोन्टेग्यू झुक गया ना, कांग्रेस स्ट्रेंथन हो गई क्योंकि तिलक और बेसेंट ने उनको एक न्यू एनर्जी दी आफ्टर लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। फिर उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट को पुश करा, किसके लिए? माउंट फोर्ड रिफॉर्म के लिए। तो माउंटेग्यू का माउंट ले लिया, क्लेम्सफोर्ड का फोर्ड ले लिया, माउंट फोर्ड रिफॉर्म्स का। एंड इसी के साथ साथ एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ जहाँ पे कांग्रेस वॉज फॉर एवर गोइंग टू बिकम अ पार्टी ऑफ द मासेस, नॉट ऑफ द क्लास, जो कि इसको पहले कहते थे कि ये जमींदारों की पार्टी है। तो इट established an organizational link between town and the country, which would which would be vital later on when the national movement entered the mass phase. It gave national movement a new dimension and a sense of urgency. ठीक है ना? तो यही सेम चीज़ है कि हर मूवमेंट जो बड़ी हो रही है वो क्या दे रही है? एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दे रही है, बात ही खत्म। क्या मिला? सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी, कोई भी मूवमेंट हो उसने सेंस ऑफ अर्जेंसी डाली। ठीक है, चलिए, इसके बाद अब यहाँ पे ये थोड़ा सा बैक ट्रैक कर रहे हैं। लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ पैक्ट में हुआ क्या था भाई? हुआ ये था कि मॉडरेट मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट तो साथ में आ गए। मुस्लिम लीग कहती है भाई हमको भी ले लो, हम भी दुखी हैं इनसे। हुआ क्या था? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 टर्की फॉट अगेंस्ट द ब्रिटेन, मुस्लिम सपोर्टेड टर्की एंड वर एनरेज्ड बाय द ब्रिटिश। कांग्रेस was likewise exhausted from pleading for self government। तो अब क्या होगा? लखनऊ सेशन होता है। एसी मजूमदार, द प्रेसिडेंट ऑफ द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916। क्वेश्चन आ सकता है। हमने एक और देखा था, रास बिहारी घोष, है ना? ये भी थे, कब थे ये? सूरत स्प्लिट में थे। तो जोड़ते टाइम कौन थे? एसी मजूमदार। ठीक है, 1916 लखनऊ सेशन। After nearly 10 years of painful separation and wandering through
the wilderness of misunderstanding and maze of unpleasant controversies, both wings of Indian Nationalist Party have come to realize the fact that united they stand but divided they fall. बढ़िया ना? एसी मजुमदार ने ये लिखा है। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ सेशन देखते हैं। भाई यूनिफिकेशन हो गई, कंसेंसस बिल्ड हो गई किस चीज़ के ऊपर कि भाई हमको कंसेंसस क्या थी, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट बनाया और वो लखनऊ पैक्ट दोनों ही पॉलिटिकल कंसेंसस थी। हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन हुई, फिर उसी के साथ साथ कम्युनल पॉलिटिक्स जो थी, फॉर्मुलाइज फॉर्मलाइज कम्युनल पॉलिटिक्स, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑन डिस्टिंक्ट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर्मली क्रिएटेड कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये इसका नेगेटिव हुआ। मतलब ऐसा ना कि यार कांग्रेस ने 1916 से पहले तक कम्युनल इलेक्टोरेट को लेजिटिमेट नहीं माना था। उन्होंने कहा था कि भाई जब हमारे पास शक्ति आएगी हम इसको हटाएंगे, क्योंकि जब एक राष्ट्र है तो दो चुनाव क्यों होंगे? सीधी सी बात है ना? आज भी नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो मतलब हमारी डेमोक्रेसी को कुछ तो दिक्कत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस ने थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करा क्योंकि उसको मुस्लिम लीग की वाइडर सपोर्ट मिल रही थी। तो इसीलिए कांग्रेस ने कहा ठीक है भाई, मान लेते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट को हम अपनी वैलिडिटी दे देते हैं। कम्युनल वीटो आया। अकॉर्डिंग टू लखनऊ पैक्ट, एनी लेजिस्लेचर शुड बी एनी लेजिस्लेचर वुड बी unable to function if more than three-fourths of the member of any faith were opposed to the resolution. Acceptance of such proposition resulted in establishment of type of a communal veto in legislature, जो कि ठीक है, मतलब कांग्रेस उस समय टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, तो उसे मुस्लिम लीग की सपोर्ट मिल रही थी तो उन्होंने मान लिया। फिर इसी के साथ साथ एम्ब्रेस्ड मुस्लिम लीग। यहाँ पे लिखा है थ्रू दिस अग्रीमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो टैक्टफुली एम्ब्रेस्ड मुस्लिम लीग्स नोशन दैट इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन विद अपोजिंग इंटरेस्ट्स। ठीक है, ये लिखना नहीं। इवैल्यूएशन ऑफ लखनऊ सेशन क्या था भाई? खिलाफत मूवमेंट में कोऑपरेशन मिल गई, कलर ऑफ कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में आ गया। इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का ब्लंडर भी कहते हैं। फिर इसके बाद ये क्या कहते हैं, इन कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया कि हिंदूज के इंटरेस्ट अलग हैं और मुस्लिम्स के इंटरेस्ट अलग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टिव पैसिफिस्ट एक्शन था। यहाँ इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मुस्लिम लेजिस्लेटर्स was number of Muslim legislator was determined province by province. This was one of Congress' most destructive pacifist action. It recognized not only communal representation but also communal privileges. Congress session at Lucknow had a long-lasting influence on India. It may have temporarily brought the warring groups together, but it legitimized Muslim League's policy of hatred and division. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में तो हो गया कि तुमको मिल गई सपोर्ट। लॉन्ग टर्म में तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि भारत के अंदर दो ग्रुप्स हैं, मुस्लिम्स एंड अदर्स। ठीक है, और जो मुस्लिम्स हैं उनके इंटरेस्ट अलग हैं और हमारे इंटरेस्ट अलग हैं। अ नॉन मुस्लिम कैन नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया और इट वाज आल्सो कंसिडर्ड एज ब्लंडर बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसकी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में एक परमानेंट कलर ऑफ कम्युनलिज्म आ गया, जिसकी वजह से भारत का पार्टीशन हुआ और आज हम बेसिकली क्या कहते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स देखते हैं ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। चलिए, अब सीधी सी बात है भाई, मॉन्टेग्यू क्लैंसफोर्ड रिफॉर्म आ चुके हैं 1919 के। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के आगे गांधी जी का क्या पर्सपेक्टिव था? गांधी जी ने कहा कि द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स वाज ओनली अ मेथड टू फर्दर ड्रेनिंग ऑफ इंडिया ऑफ हर वेल्थ एंड प्रोलॉन्गिंग हर सर्विट्यूड, कि भारत को और लंबे समय तक गुलाम रखकर उसकी वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका था मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। तो कभी भी मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में आएगा तो गांधी जी का ये लिख देना, हो गया, यही आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अच्छे फीचर्स क्या थे? इन्होंने ये कहा मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के, इन्होंने सेल्फ गवर्नेंस की बात करी। द एक्ट एम्ड टू इन्वॉल्व मोर इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये एक हो गया। इसी के साथ साथ इन लोगों ने सेल्फ गवर्नमेंट लेकर आए, किसके लेवल पे? प्रोविंशियल लेवल पर। ठीक है, द नंबर ऑफ इंडियंस इन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इंक्रीज टू 3 आउट ऑफ 8। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो बड़ी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल होती है, वहाँ पे वॉइस नंबर ऑफ इनको निकाला।
द डिमांड फॉर सेल्फ रूल और होम रूल वॉज नो लॉन्गर डीम्ड सेडिशियस, कि मतलब आप अगर होम रूल या फिर सेल्फ रूल मांगते हैं तो वो सेडिशियस एक्टिविटी नहीं होगी। सेडिशन होती थी ना, आज भी सेडिशन लॉ था, तिलक को डाला था जेल में, याद करो, सेडिशन के बेसिस पे। तो अगर आप अब स्वराज मतलब सेल्फ रूल मांगोगे या होम रूल मांगोगे तो वो सेडिशियस एक्टिविटी नहीं होगी। इसका मतलब सेडिशियस तभी होगी जब आप इंडिपेंडेंस मांगोगे। अगर आप बोलते हो कि मुझे आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको सेडिशन बोलोगे। भाई आई गॉट शॉक्ड, मैंने सुना कि भाई जवाहरलाल नेहरू वाज इन प्रिजन फॉर 12 ईयर्स। मतलब देखना पड़ेगा यार, मतलब इतने साल रहे हो। 10 ईयर का फ्रेमवर्क एंड रिव्यू बनाया गया। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म ने ये कहा कि हम इसे 1919 में लेकर आ रहे हैं। 1929 में 1929 में हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे। ठीक है। एंड इसी ये जो रिव्यू कमीशन थी इसको 2 साल पहले लेकर आए और ये साइमन कमीशन इसको कहते थे। साइमन कमीशन क्या ही विरोध हुआ, जिसको कि क्योंकि ये ऑल वाइट कमीशन थी, और साइमन कमीशन की ही रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमको याद रखनी है। चलिए, अब देखते हैं कि बेसिकली इन लोगों ने क्या करा। जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म था 1919, इसको आप ना लिबरेशन ऑफ प्रोविंसेस के हिसाब से समझो। जो स्टेट होती है ना उनको प्रोविंशियल भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोविंसेस जो थे उनकी लिबरेशन की बात करी थी। इन्होंने कहा कि प्रोविंसेस में मतलब स्टेट में, मान लो उत्तर प्रदेश मान लो, उत्तर प्रदेश में हम क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर हम डायरकी लेकर आएंगे, मतलब दो राजा होंगे। एक तो गवर्नर होगा और एक मान लो चीफ मिनिस्टर होगा। ये चीफ मिनिस्टर को लोग इलेक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा? इलेक्टेड होगा। मजा आ गया है ना? आज के टाइम की तरह है ना? एकदम आज के टाइम की तरह है। ठीक है। और ये जो गवर्नर होगा इसको अपॉइंट करेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन लोगों ने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर क्या करेगा और गवर्नर क्या करेगा, इसको हम बोलेंगे। जो गवर्नर करेगा इसको हम कहेंगे कि ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स है। ठीक है। ये क्या होंगे? रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स होंगे। और ये जो करेगा ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं गवर्नर से, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफर्ड। ट्रांसफरेड ठीक है, तो इसको हम कह देंगे ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये रिजर्व्ड है, ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ कही गई कि गवर्नर जो हैगा उसके पास एक ओवर पावरिंग वीटो होगी। किसने कह दिया ना? मतलब ना। ठीक है। तो ये चल रहा है प्रोविंसेस में, इसी को कहते हैं डाईआर्की। डाईआर्की, डाई मतलब दो, आर्की मतलब रूल, दो लोगों का राज। तो एक था इलेक्टेड और एक था अपॉइंटेड। चलिए, अब आप कहोगे भाई ये तो बढ़िया है। नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये रिजर्व्ड हैं। और एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, ये सब इनको दे दिए। जहाँ से पैसा आता है वो गवर्नर के पास, जहाँ पैसा ज़्यादा लगता है वो यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी देखते हो कि इसको कहते हैं स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, बट द सिस्टम लैक्ड पॉपुलर सपोर्ट। इसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स देखते हैं। इन्होंने कहा कि हम सेंटर में बाई कैमरलिज्म लेकर आएंगे। ठीक है। बाई कैमरलिज्म मतलब आज का जो लोकसभा राज्यसभा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में कि इंडिया में बाई कैमरलिज्म कहाँ से आई। ठीक है। तो इंडिया में बाई कैमरलिज्म कहाँ से आई? इंडिया में जो बाई कैमरलिज्म है वो आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। तो बच्चे क्या करते हैं, गलत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि देखो, डायआर्की और बाइकैमरलिज्म। डायआर्की एग्जीक्यूटिव में होती है, बाइकैमरलिज्म ये लेजिस्लेटिव है। जैसे कहते हैं ना कि सरकार के विंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जब दो लेजिस्लेटिव बने बाइकैमरलिज्म सेंटर के लेवल पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जब दो एग्जीक्यूटिव बने सेंटर लेवल पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में होगा। ठीक है। ऐसे ही डाई आर्की, जब दो एग्जीक्यूटिव बने स्टेट्स में, तो ये 1919 के नीचे हुआ है। ठीक है। चलिए, तो क्या कहते थे उसको? काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्या होगी? आज की राज्यसभा, और ये हो गई आज की लोकसभा। ठीक है। ऑफ विच मोस्ट मोस्ट मेंबर्स वर डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है। इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम विद लिमिटेड फ्रेंचाइज बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टी। टैक्स आप कितना देते हो और आपकी एजुकेशन क्या है। इट क्रिएटेड यूनिकार्मल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ रहे हो ना कि स्टेट। चलो, मतलब इसको ऐसे पूरा एकदम साफ करके समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ इन लोगों ने क्या करा है?
पहले तो हम देखते हैं, पहला तो है यूनियन, फिर है स्टेट जिसको कि ये प्रोविंशियल कह रहे हैं। प्रोविंशियल में क्या होगा, लेजिस्लेटिव होगा, एग्जीक्यूटिव होगा। यूनियन में भी क्या होगा, लेजिस्लेटिव होगा और एग्जीक्यूटिव होगा। लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है। तो कह दिया कि यहाँ पे बाई कैमरियल हाउस होंगे। ठीक है, एक होगा जिसको कह दिया इन लोगों ने काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और एक को कह दिया लेजिस्लेटिव असेंबली। एग्जीक्यूटिव कह दिया एक ही होगा, गवर्नर जनरली पापा है। लेजिस्लेटिव में इन लोगों ने कहा कि भाई एक ही होगा, यूनिकार्मल बॉडी होगी जिसको कह देंगे लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट पर। और एग्जीक्यूटिव में इन लोगों ने कह दिया दो एग्जीक्यूटिव होंगे, एक गवर्नर बैठेगा और एक बैठेगा सीएम, मान लो, चलो ठीक है, चीफ मिनिस्टर कुछ भी कह लो, मेरे को नहीं पता उसको क्या कहते हैं, प्रोविंशियल हेड जो भी कहते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लड़का इलेक्टेड होगा, ठीक है, ये भी इलेक्टेड होगा, और यहाँ पे ये दोनों भी इलेक्टेड होंगे। और ये कैसे आएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। Introduced direct election for the first time with limited franchise based upon property, tax and education. It created unicameral provincial legislative council। ये देखो एक ही है, लेजिस्लेटिव में एक ही है, लेकिन बाईकार्मल लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंट्रल लेवल। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। डिस्पाइट प्रोविंशियल रिफॉर्म्स, सेंट्रल लेजिस्लेचर retained power to legislate for the entire country. Governor General held power to summon, prorogue, and dissolve legislature and issue ordinances. Princely states were included in the councils of state to balance the growing influence of Indian political parties. देख रहे हो ना, मतलब इनका सिंपल है भाई कि दो लोगों को लड़ाओ और बैठ के, मतलब ऐसे कि दो लोगों को लड़ाओ और बैठ के एंजॉय करो, खुद नहीं लड़ना। ड्रॉबैक्स एंड रिफॉर्म्स क्या थे भाई, लिमिटेड फ्रेंचाइज था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1.5 मिलियन लोग ही एलिजिबल थे, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 260 मिलियन। मतलब 26 करोड़ में से हार्डली 1.5 करोड़ लोग जो है वोट डाल पा रहे थे। वीटो ऑफ द वॉइस रॉय था, वॉइस रॉय चाहे तो किसी भी चीज़ को वीटो कर सकता था। इनएडिक्वेट सब्जेक्ट डिवीजन थी, वो सब्जेक्ट जिससे पैसा आ रहा था वो गवर्नर के पास, जहाँ पैसा जाता है इरिगेशन में, मतलब जहाँ पैसा जाता है जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, है ना, वो इन्होंने इनको दे दिया। और जहाँ से पैसा आता है, इरिगेशन का टैक्स लेंगे, फाइनेंसेस, पुलिस जो कि सबसे ज़रूरी है, प्रेस एंड जस्टिस, ये सब कुछ इन लोगों ने रिजर्व कर दिया गवर्नर के पास। प्रोविंसेस की पावर कम थी, ठीक है। Ministers were not consulted. Ministers was frequently not consulted on free key subject as well as, in fact, they may be overturned by the governor on any matter deemed exceptional by letter. तो इसको याद, इसको समझना है तो आप ऐसे समझो, जैसे दिल्ली का एलजी वाला सीन होता है ना, सेम वैसा ही था, डिट्टो वैसा ही उस समय पे। ठीक है, कि एलजी जो है, मतलब वैसे जो जो उसमें लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है ना, उसमें लिखा है कि एलजी हैज़ टू वर्क ऑन दी एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ये लिखा था पहले, अब नहीं, पहले लिखा था, है ना। तो लेकिन एलजी खुद भी कर रहा है, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इतने सालों के बाद इंटरफेयर करती है, तो फिर लॉ ही चेंज कर देते हैं कि गवर्नमेंट जो एनसीटी एक्ट है उसमें गवर्नमेंट का मतलब ही एलजी है, समझ रहे हो। तो वैसे चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है रिसेप्शन इन इंडिया। तो क्या हुआ है, कांग्रेस डिसअपॉइंटेड है क्योंकि कांग्रेस डीम्ड रिफॉर्म्स एज डिसअपॉइंटिंग एंड इनसेटिस्फैक्टरी, क्योंकि अभी भी इस बात की तो बात ही नहीं हो रही। इनको तो लग रहा था ये मिलेगा, मिला ही नहीं, सेल्फ रूल। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे कह रहे हैं कि यूनिफाइड ऑपोजिशन थी, कि चाहे वो क्या कहते हैं, इंडियन मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर यूनिफाइड इन देयर अपोजिशन टू दीज पॉलिसीज। सेवरल काउंसिल मेंबर्स इंक्लूडिंग जिना रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। बिट्रेयल ऑफ द मासेस, तो ये कहते हैं कि ब्रिटिश वॉर एफर्ट में जो इंडिया ने कंट्रीब्यूट करा, उसके बदले में दे हैव गिवन अस सम पेनीज। ठीक है। गांधी जी की प्रोटेस्ट हुई, गांधी जी लॉन्च्ड स्टेट वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट रौलत एक्ट इन पंजाब लीडिंग द वे। मसैकर 1919 एन अनइंटेंशनल वायलेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन बारिंग गैदरिंग ऑफ पीपल रिजल्टेड इन किलिंग एट जलियांवाला बाग मैसेकर। सो नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि गांधी जी नेवर डिड एनीथिंग बिफोर मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। उसके बाद ऑल इंडिया स्ट्राइक होती है, गांधी जी ने लॉन्च की है एक स्टेट वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलत एक्ट्स। एंड अप्रैल 1919 में क्या होता है, अप्रैल 1919 में इन्होंने दिखा दिया कि ये कितने बड़े शैतान हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो JWM। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कनेक्ट, कि मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, और उसके बाद जो रॉलत एक्ट आया, राइट, उसके
उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। गांधी जी ने कहा कि ये एक शैतानिक रेजिम है, और फिर उसके बाद एक पहली जो लॉन्च लॉन्च कर देते हैं वाइड स्टेट वाइड प्रोटेस्ट। अब देखते हैं आगे से क्या लिखा है। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेड ग्राउंड वर्क फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इवेंचुअली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. It introduced key principles such as responsible government, self-governance, and federal state structure. As a landmark in India's constitutional development, Montagu-Chelmsford Report, along with Montagu Declaration, is often regarded as Magna Carta of modern India. ठीक है ना, ये भी बढ़िया है। तो पॉजिटिव लिख के फिर नेगेटिव लिख सकते हैं, या फिर इतना तो समझ लो, मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहते हैं, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को। ठीक है, तो इसमें इन लोगों ने क्या दिया, एक फेडरल स्ट्रक्चर दिया। सबसे पहली चीज़, पहली बार इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिखती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिखती है, एंड फेडरल स्ट्रक्चर एंड सेल्फ गवर्नमेंट्स भी दिखती है। कहाँ पे भाई, प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी का। आना तो नहीं चाहिए था यहाँ पे, बिकॉज ही वॉज एक्टिव काफ़ी लंबे समय तक, ही वॉज एक्टिव, है ना। चलो एनीवेज वी विल सी इट। चलिए, चंद्रशेखर आज़ाद, सम ऑफ माई इनिशियल हीरोज। मैं इलाहाबाद गया था तो एल्फ्रेड पार्क आई वॉन्टेड टू विजिट, तो वहाँ से मुझे पता चला कि भाई एल्फ्रेड, जिसको कि अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहते हैं, तो आई वाज लाइक अच्छा, इतना फेमस है क्या ये। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज अ पिविटल फिगर, और सनी देओल ने तो फेमस कर ही दिया, उनकी मूवी थी ना। चंद्रशेखर आज़ाद was a pivotal figure in Indian freedom struggle, known for his commitment to absolute independence and his readiness to employ armed resistance against British colonial rule. Born on 23rd July 1906 in Bhabra, Madhya Pradesh, Azad became the symbol of bravery and self-sacrifice in the annals of Indian history. ये बात तो सही है। इनको पता ऐसे होता था कि ना, इनको बहरूपिया भी कहते थे चंद्रशेखर आज़ाद को, कि कहीं पे भी जाते थे पुलिस पकड़ ही नहीं पाती थी। कभी चाय वाला, कभी दूध वाला, कभी गाय गाय चरने वाला, कभी पुलिसमैन, कभी कांस्टेबल, कभी लेटर पोस्ट ऑफिस वाला, कुछ भी बन जाते थे। अर्ली लाइफ एंड इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, तो अर्ली रेडिकलाइजेशन में इन्होंने कहा कि 1919 का जो जलियांवाला बाग मैसेकर था, इससे ये डीपली अफेक्ट हुए। ठीक है, डीपली अफेक्ट हुए, और इन्होंने गांधी जी के जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट थी उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बट ही वॉज disillusioned by the suspension of the movement following चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922। और इनको लगा कि भाई गांधी जी ने ये तो गलत करा, चौरी चौरा मूवमेंट को बंद क्यों किया। और फिर 1924 में ये मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स अ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, की अब तो लेके रहेंगे आज़ादी। तो फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाते हैं। फिर उसके बाद सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फ्रॉम रशिया, इसको ये पढ़ते हैं, और ये जो बॉडी होती है इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरे की फिगर थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। और अभी होता क्या है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इन 1928 आज़ाद एंड भगत सिंह रीस्ट्रक्चर्ड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन टू इनटू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एंड दिस वाज लार्जली बिकॉज ऑफ वन गाय, एंड दैट वाज भगत सिंह। क्योंकि भगत सिंह जो थे वो लेनिन के फैन थे, है ना। जब वो अपनी डेथ बेड पे भी थे, मतलब जब उनको डेथ बेड तो नहीं, जब उनको फांसी भी देनी जा रही थी, तभी वो लेनिन की ही किताब पढ़ रहे थे। तो लेनिन की सोशलिस्ट आइडियाज़ को वो इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, तो नाम रख दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, टू परस्यू कंप्लीट इंडिपेंडेंस थ्रू ऑर्गेनाइज्ड रेवोल्यूशनरी वायलेंस एंड एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट स्टेट। यहाँ पे बोला है कि की रेवोल्यूशनरी एक्शंस क्या थे इनके। काकोरी ट्रेन रॉबरी। ठीक है, काकोरी का अब ऐसा होता है ना कि अगर आपकी कोई रेवोल्यूशनरी अगर आपको कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करनी है, मैंने कहा ना भाई, भगत सिंह समझदार है, उनको पता है कि फॉइल चाहिए, है ना। ही नोज दैट वी नीड फॉइल। फॉइल क्या है, एफ से है फाइनेंस, ओ से है ऑर्गेनाइजेशन, आई से आइडियोलॉजी, एल से लीडरशिप। आइडियोलॉजी किसकी है, आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, है ना। लीडरशिप किसकी है, अपनी खुद की है, भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद। फाइनेंसेस ले लेंगे ट्रेन को लूट के, काकोरी ट्रेन रोबरी। ऑर्गेनाइज टाइम के साथ कर ही रहे। ठीक है, तो दो नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, आज़ाद हेल्प इन प्लानिंग एंड मैनेज द आफ्टरमैथ इन एडिंग इन सिक्योरिंग द फंड्स फॉर द कॉज। तो फिर उसके बाद काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट होता है, चंद्रशेखर आज़ाद इसमें पकड़े नहीं जाते। इसके बाद सौंडर की असैसिनेशन होती है, क्यों,
क्योंकि जब साइमन कमीशन 1927 में आती है, तो लाला लाजपत राय सड़कों पे बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं जब ये साइमन कमीशन पंजाब में उतरती है। तो जो लोग, जो पुलिस वाले होते हैं, वो लाला लाजपत राय के सर में लाठी मार देते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो अब ये चाहते थे कि हम उस ब्रिटिश ऑफिशियल की को मार दें जिसने कि लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था। मारने जाते हैं, गलत दूसरे को मार देते हैं, तो सौंडर की असैसिनेशन हो जाती है। ठीक है, ये दूसरा सौंडर था, वो दूसरा सौंडर था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है 1928 में, इसमें भगत सिंह इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसके बाद भगत सिंह कहते हैं कि मतलब अब हमको ना एक सिंबॉलिक एक्ट करना होगा, जो कि होगा बॉम्ब करना है सेंट्रल असेंबली में। हमने देखा था ना सेंट्रल असेंबली 1919 एक्ट के नीचे बनी है, तो उसी सेंट्रल असेंबली में बम मार के आएंगे 1929 में। बॉम्ब होते हैं दो टाइप के होते हैं, जैसे पटाखा होता है हमारा, उससे चोट उसे चोट नहीं लगती, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ बारूद है, वो बारूद फटता है। और ग्रेनेड से चोट क्यों लगती है? क्योंकि ना उसमें ना स्प्लिंटर्स होते हैं, ग्रेनेड में से छोटे छोटे स्प्लिंटर होंगे, जो कि सीधा आदमी के शरीर में चले जाएंगे, शरीर के आर पार हो जाएंगे, इसलिए लोग मर जाते हैं। तो जो इन्होंने बम बनाया उसमें स्प्लिंटर नहीं डाला, बस बारूद डाला और फोड़ दिया। तो उससे आवाज़ बहुत हुई, धुआं बहुत आया, बट किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो वाइल भगत सिंह एंड बटुकेश दत्त एग्जीक्यूटेड द एक्ट, आज़ाद प्लेड अ की रोल इन प्लानिंग। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अब आज़ाद जो थे ना, ही बिकेम अ सुपरस्टार। ठीक है, मतलब ही बिकेम अ सुपरस्टार की मतलब, क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है ना कि लाम प्रसाद बिस्मिल किसका नाम ले रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये सब किसका नाम ले रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का। ठीक है, तो अब आज़ाद जो है वो रिक्रूट भी करते हैं, सोशलिस्ट थॉट को प्रमोट करते थे और यूथ को रिक्रूट करते थे। एंड टर्न्ड झांसी इनटू अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर रेवोल्यूशनरीज, एनर्जाइजिंग द फ्रीडम स्ट्रगल विद आइडियोलॉजी एंड एक्शन। फिर इसी के साथ साथ इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, आज़ाद जी गुरिल्ला वॉरफेयर में इन्वॉल्व थे। इन्होंने एडवोकेट किया और प्रैक्टिस करी गुरिल्ला टैक्टिक्स, विच इन्वॉल्व सडन अटैक्स ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल्स। और फिर उसके बाद उनको उनके उनके पास से जो पैसे हैं उनको चुरा लो, और फिर उसके बाद भाग जाओ, गुम हो जाओ। ठीक है, और विजन फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या था, ये चाहते थे कि ब्रिटिश रूल को उठा के फेंक देंगे हम। एंड वो चाहते थे कि एक सोशलिस्ट इंडिया हो। और यही आइडियोलॉजी है ना, वही कहते हैं ना कि टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेक्युलर, ऐसे करके है ना, सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसे करके है ना। तो वो वाला सोशलिस्ट है ना, मतलब सोशलिस्ट स्टेट तो था ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हाँ ऐसा ही तो है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो सोशलिस्ट आ गया ना, ये वाला सेम। वेयर जस्टिस एंड सोशल इक्विटी प्रिवेल्स, दे बिलीव्ड इन डिस्ट्रक्शन ऑफ करंट सिस्टम एंड रिप्लेसमेंट विद सोशलिस्ट स्ट्रक्चर। लेगेसी एंड डेथ, आइकन्स ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस इनको कहा जाता है। एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इनको घेर के मार लिया, क्योंकि एक बुजदिल आदमी ने इनकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ठीक है, इंस्पिरेशनल फिगर है, आज भी है भाई, इंस्पायर करते हैं। तुम चंद्रशेखर आज़ाद की लास्ट फोटो, जो डेथ वाली फोटो है, उसको देखना, यू विल बी लाइक भाई क्या डेंजरस आदमी है। इवन ऑरा हैज़ नॉट लेफ्ट हिम आफ्टर हिज डेथ। Chandrasekhar Azad remains one of the most celebrated revolutionaries in Indian history. His life is a testament to the lengths to which a passionate individual will go to fight for their country's freedom. His tactic, ideological commitment to socialism, and ultimate sacrifice continue to be revered and studied as a major part of India's struggle for independence. काकोरी का ट्रेन की रॉबरी थी, नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट ठीक है देख लेते हैं। हुआ ये था कि नंबर 8 डाउन ट्रेन, अप एंड डाउन होती है ना, अप का मतलब ट्रेन का ओरिजिन, डाउन मतलब जहाँ पे ट्रेन जाएगी, डेस्टिनेशन। और जब वो डेस्टिनेशन से इस तरफ आती है तो उसको डाउन ट्रेन कहते हैं। नंबर 8 डाउन ट्रेन थी, जो कि शाहजहानपुर टू लखनऊ जा रही थी, और ट्रेन जो थी वो काकोरी के पास से गुजरी। राजेंद्र लहरी ने इमरजेंसी जो चेन है उसको पुल करा, ट्रेन रुकी, और फिर उसके बाद द टारगेट वॉज money bags which contained rupees 8,000, a substantial amount to collect from tax levied on Indians. After securing the money, they escaped towards Lucknow. तो काकोरी का केस ट्रायल होता है, जहाँ पे लीडर्स लाइक राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, सचिंद्र नाथ सान्याल, फिर उसके बाद सचिंद्र बख्शी, गोविंद चरण खार, जोगेश्वर चंद्र चैटर्जी, ठाकुर रोशन सिंह, ये सारे के सारे अरेस्ट होते हैं। ठीक है, और प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे कि चंद्रशेखर, मैंने कहा ना बहरूपी एकदम, पकड़ में ही नहीं आते, ही मैनेज टू इवेट द कैप्चर। फिर उसके बाद जो ट्रायल थी वो 1925 से 1926 के बीच में चली। ब्रिटिशर्स ने कहा रॉबरी एंड मर्डर होना चाहिए, और अंडर स्ट्रिंजेंट लॉ ऑफ रॉबरी एंड मर्डर इन लोगों ने किया है, जो प्रोटेक्ट कर रहे थे पैसों को, उनको मारा ना।
तो फिर इसके बाद डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग डिफेंस 4 रेवोल्यूशनरीज राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी एंड ठाकुर रोशन सिंह। ठीक है, इनको फांसी की सज़ा हुई और सचिंद्र नाथ सान्याल और फिर सचिंद्र नाथ बख्शी इनको काला पानी की सज़ा हुई। दे वर सेंटेंस टू लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट एंड लॉन्ग टर्म्स इन प्रिजन। काकोरी केस का इम्पैक्ट क्या हुआ भाई? इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को इसने भाई एक नई आग दे दी, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी ये सब मार्टियर हो गए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो गूंजने लगा। और इसी के साथ साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये तो लड़ते ही रहे। और भगत सिंह ने बम भी तो मारा। ये कब हुआ है? 1925 में। और भगत सिंह ने बम कब मारा? आई थिंक 1929 में, सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग, है ना? तो इन्होंने सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग में हिस्सा लिया। फिर उसके बाद इन 1928 organization was rebranded itself as HSRA. Kakori conspiracy thus energized revolutionary movement and contributed towards shaping the ideological framework of future revolutionary groups. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि भाई ये लोग मार्टियर हो गए, ठीक है, और उसकी वजह से नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को मूवमेंट मिली। और इसमें देखो ना, हिंदू, मुस्लिम और ये पंजाबी सिख लहरी, है ना? तो ऐसे हो गया, इससे नहीं, लहरी शायद बंगाली। ठीक है, तो ऐसे करके कि फिर से वही कि मतलब हिंदू मुस्लिम और भगत सिंह सिख तो हैं ही, चलो मान लो, है ना? तो फिर से वही चीज़ कि एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन HSRA जो है उसने दिखाया कि मतलब सारे के सारे जो हैं सारे, कि अगर मुस्लिम चाहिए तो अशफाक उल्ला खान, हिंदू चाहिए तो राजेंद्र लहरी, सिख चाहिए तो भगत सिंह, है ना? सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। चलिए, यहाँ पे बोला इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट। रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। कलकत्ता काउंसिल एक्ट पहला, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, एग्रीकल्चर के लिए पूसा यूनिवर्सिटी खोली जिसमें कि बस फोकस था किसके ऊपर? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना एंड लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज करना। फिर उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, POB, रिप्रेसिव पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेशन करना जिसमें कि वो कहता था बंगालीज जो हैं वो कावर्ड्स हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर नेशनल स्पिरिट बढ़ेगा ही। भाई किसी की बेइज्जती करोगे तो वो क्यों सुनेगा? सी वी रिमेंबर सो मच बिकॉज वी स्टडीड इट टुडे, एग्जाम से थोड़े दिन पहले पढ़ेंगे, वी विल रिमेंबर इट अगेन। नाउ वी विल सी द नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट फेज 2 इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि गांधीयन फेज है, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस। ठीक है, 1939